बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। बेटे क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हो आप लोग? मैम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए मैम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं भी ठीक हूँ। और कैसा जा रहा है आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला? अच्छा जा रहा है मैम। समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके गुड। कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? नो मैम, सब क्लियर है। जो 2-3 क्वेश्चंस हैं मैम वो आपसे पूछने थे। हाँ हाँ, वो पूछो बेटा। मैम एक आप प्लीज फंक्शन रिपीट कर दें टोपो आइसोमरेज 4 का। मैम वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है। देखो, टोपो आइसोमेरेज जो है ना, इसको मैं यहाँ से टेक्स्ट करूँ। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। अच्छा, ये वाकई ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। टोपो आइसोमेरेसिस जो है ना, अक्सर इन्हीं का ही कॉन्सेप्ट सही से समझ नहीं आता है। लेकिन इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैंने लेक्चर डाला था उसमें कुछ और फिगर्स मैंने डाल के, क्योंकि बुक में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी ये होता ज़रा कंफ्यूजिंग ही है। एक्चुअली जो टोपो आइसोमेरेज हैं, एक सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जो टोपो आइसोमेरेजेज हैं वो एक है 1 और एक है 2, ठीक है। 4 को मैं अलग कर देती हूँ अभी, ठीक है। टोपो आइसोमेरेज 1, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये 1 है, तो 1 का मतलब ये है कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, यानी 1 स्ट्रैंड है डीएनए का, ये बेसिकली उसमें क्लीव या ब्रेक जो है ना वो पैदा करता है, ठीक है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो ये टोपो आइसोमेरेज 1 की बात करेंगे मैं। टोपो आइसोमेरेज 1, देखो अब ये ब्रेकिंग क्यों जरूरी है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो आपको याद होगा कि देखें डीएनए कुछ इस तरह से हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि अगर आप उसकी लंबाई को खोलना शुरू करें, उसको ओपन करना शुरू करें, तो सेल के अंदर वो कभी भी पूरा कंप्लीट जो है ना कवर नहीं हो सकेगा सेल के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए एक नेचुरल अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है क्वाइलिंग का। क्वाइलिंग की वजह से आपको पता है कि जो डीएनए है वो बेसिकली क्वाइल होता रहता है ऐसे, और क्वाइलिंग की शक्ल में वो सेल के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। अब होता यह है कि जब इनकी ट्विस्टिंग होती है ना, यानी ये जब ट्विस्ट होने लगता है ये डीएनए का मटेरियल, तो इनकी सुपर क्वाइलिंग हो सकती है, और ये सुपर क्वाइलिंग जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी अगर क्लॉकवाइज आपका जो डीएनए है ऐसे क्लॉकवाइज क्वाइल होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे, तो ये आपकी पॉजिटिव क्वाइलिंग होगी। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज यानी अपोजिट डायरेक्शन में होता रहे तो फिर ये माइनस या नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग कहलाएगी, ठीक है। अब ये सुपर क्वाइलिंग मसला ये पैदा कर देती है कि डीएनए के अंदर बहुत ज्यादा एक टेंशन या स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है। इस मकसद के लिए फिर टोपो आइसोमेरेजेज है। टोपो आइसोमेरेज 1 जो है ये बेसिकली इस एक डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है इसको यहाँ से तोड़ देता है, और जब इसको ब्रेक करता है तो फिर क्या होता है कि ये जो दूसरा वाला उसका स्ट्रक्चर होता है वो इसमें से आसानी से गुजर जाता है। ये समझ आ रही है बच्चों जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? यस मैम। अच्छा गुड। अब ये इसलिए यहाँ पर देखो, अब टोपो आइसोमेरेज का ये रोल है, अगर ये एक स्ट्रैंड को ब्रेक ना करे, ये जो एक स्ट्रैंड है, तो दूसरा वाला स्ट्रैंड उसके अंदर से गुजर के कैसे क्वाइलिंग करेगा। एक अजीबो गरीब किस्म की सुपर क्वाइलिंग होती चली जाएगी, जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह सकेगा। अब जब टोपो आइसोमेरेज 1 जो है वो एक डीएनए के स्ट्रैंड में ब्रेक पैदा करता है,
और बाकियों को उसके अंदर से गुजरने में या क्वाइलिंग करने में या ट्विस्टिंग करने में हेल्प आउट करता है। जो टोपो आइसोमेरेज 2 है, इसका नाम ही 2 है, तो यह डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करता है, यानी यहाँ से इसको भी ब्रेक कर देगा और इसको भी ब्रेक कर देगा। अब जब ये दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा तो इसकी वजह से डीएनए और आसानी से ट्विस्टिंग कर सकता है, क्योंकि दोनों एंड खुल गए ना। अब यहाँ मैं क्लियरली ये फिगर बना नहीं पा रही, ये देखें ये दोनों एंड यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है, आगे से ये भी ओपन है और आगे से ये वाला सिरा भी ओपन है। तो ये वाला यहाँ से गुजर सकता है, ये यहाँ से पास आउट हो सकता है, बहुत अच्छे से कॉइलिंग हो सकती है, यानी डीएनए की जो कॉइलिंग है ना वो रिलैक्स हो जाएगी यहाँ पर, और बाद में ये जुड़ जाते हैं फिर आपस में इस तरीके से, ये बाद में फिर आपस में दोबारा जुड़ जाते हैं जब एक प्रॉपर कॉइलिंग हो जाती है डीएनए की। तो डीएनए टोपोआइसोमेरेज, मैम इसी को हम लाइगेशन कहते हैं। यस, मैम इसी को, लाइगेशन है। हाँ इसी को लाइगेशन कहते हैं, शाबाश, वेरी गुड। अब जब ये दोबारा, ये जो टूटा हुआ हिस्सा था, ये जब दोबारा आकर अटैच हो गया, दोबारा यहाँ से जुड़ गया जहाँ से यहाँ टूटा हुआ था, इसी प्रोसेस को आप लाइगेशन कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शाबाश, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे लाइगेशन का कहलाता है, ठीक है। तो टोपोआइसोमेरेज 1 का रोल ये हुआ और टोपोआइसोमेरेज 2 का रोल ये हुआ, और मैंने आपको बताया था कि जो टोपोआइसोमेरेज 2 है ना, हम उसको डीएनए गायरेज बोलते हैं, टोपोआइसोमेरेज 2 को, ठीक है। अब आपको ये 1 और 2 समझ आ गया, फिर मैं 4 पे चलती हूँ। यस मैम, ये क्लियर हो गया। ओके, वेरी गुड। अच्छा अब देखें, अब हम चलते हैं 4 के ऊपर, टोपोआइसोमेरेज 4 जो है ना, अच्छा अब जब ये इनकी प्रॉपर कॉइलिंग हो जाती है ना बच्चों, तो इसके बाद फिर इनके 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं डीएनए के, ठीक है, यानी यहाँ पे इनके डॉटर सेल बनते हैं यहाँ, और ये डॉटर सेल्स जब बन रहे होते हैं तो डॉटर सेल्स के रिलीज होने में या बनने में टोपोआइसोमेरेज 4 का रोल है, ये जो मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज 4 अब इन्वॉल्व होता है 2 डीएनए के डॉटर सेल्स जो बन रहे हैं वो प्रोड्यूस करने में। तो टोपोआइसोमेरेज 4 को अगर आप ब्लॉक कर देंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉटर सेल्स हैं ना डीएनए के, वो नहीं बन सकेंगे। अब जब डीएनए के डॉटर सेल्स ही नहीं बनेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस ब्लॉक हो गया, ट्रांसक्रिप्शन होगी, जाहिर है आपको पता है ना कि डीएनए के जब डॉटर सेल्स बनते हैं फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को देते हैं, और मैसेंजर आरएनए फिर वो ट्रांसफर आरएनए को पहुंचाते हैं, और इस तरीके से पूरी जो अमाइनो एसिड अटैच होते चले जाते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, ये जो आपने स्टेप्स पढ़े हुए हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे, जो कि बहुत ही असेंशियल हैं बेसिकली किसके लिए, एक बैक्टीरियल सेल के सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये टोपोआइसोमेरेज 4 का रोल हुआ डीएनए के जो डॉटर सेल्स हैं उनके डेवलपमेंट में। सही है बच्चों, ये क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके गुड, वेलकम बेटा। और एक चीज मैंने आप लोगों को ये भी बताई थी, ये पता नहीं इस वक्त कौन सा मैंने लिपिड कॉर्ड का चैप्टर खोला हुआ है यहाँ पर, शायद प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। एक चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो कौन सा टोपोआइसोमेरेज यूज करते हैं, और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेसिकली टोपोआइसोमेरेज 4 से जो है ना वो अपनी रेप्लिकेशन करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव हैं वो टोपोआइसोमेरेज 2 से करते हैं। तो इसीलिए 2 और 4 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 का रोल नहीं है यहाँ, मैंने वो आपको समझाने के लिए कहा था। लेकिन आगे तुम लोग जब कैंसर एंटी ड्रग्स पढ़ोगे, एंटी कैंसर एजेंट पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर अगेन यही टोपोआइसोमेरेज 1, 2 और 4 का दोबारा रोल आ जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि कैंसर सेल्स में भी यही सारे प्रोसेसेस ही हो रहे हैं ना, यही उनको भी सुपर कॉइलिंग और यही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सही है बेटा, ये समझ आ गया? यस मैम। ओके गुड। और कोई क्वेश्चन है? मैम आपने माइस्थेनिया ग्रेविस का बताया था कि वो पेशेंट्स हाई रिस्क पे होते हैं अगर हम उनको अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स देंगे। हम्म। मैम इसका क्लियर नहीं हुआ था, इसका प्लीज आप एक्सप्लेन कर दें।
अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन पूछा भी था। हाँ तो ये किसी को इसका आंसर मिला भाई? कुछ बच्चों ने मुझे इसका आंसर दिया भी है, ये आप लोग बताइए मुझे। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था मैंने कि भाई मैम इसका आंसर ढूंढा था मैम, वो आया था कि प्रोलॉन्ग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाती है। हाँ तो यही तो पूछा था कि क्यों होती है, क्वेश्चन तो यही था। बाकी क्लास माइनोग्लाइकोसाइड्स पे चलते हैं। हाँ भाई बच्चों, बाकी सब लोग, बिस्मा है क्या? बिस्मा को आंसर मिला? नो मैम, मैंने पढ़ा नहीं है अभी। मैंने पढ़ा नहीं। किसी और ने क्लास में से? भाई तुम लोगों को ये मैंने क्वेश्चन दिया था, किसी ने भी नहीं इसको देखा? एक दो बच्चों ने वैसे मुझे आंसर किया था, इस पे व्हाट्सएप पे मुझे आंसर कर रहे थे मैम मैं कर दूंगी आपको आंसर, मैंने अभी पढ़ा नहीं था इसलिए मैंने नहीं देखा। ये आ गए हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पर आ गए। और क्लास में से चलें, बिस्मा ने तो नहीं पढ़ा, बाकी सब लोग? बताएं भाई, थर्ड ईयर क्या आ गया माइनस? मैम आपकी चैट में मैम वो आ रहे, चैट कर रही है, हम आंसर भेज रही है। तो माहम वैसे बताएं ना, ताकि बाकी सब भी सुन लें। माहम तुम यहाँ पर माइक ऑन करो ना अपना, माइक पे बताओ। चलें भाई, ये मैंने निकाल लिया है, ये रहा न्यूरोमस्कुलर पैरालाइसिस। ठीक है, चलें अब आप लोग मुझे बताइए किसने इसका आंसर समझने की कोशिश की। माहम तुम मुझे वैसे ही आंसर करो, यहाँ क्लास में आंसर करो। माहम, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैंने ये पढ़ा था इसके बारे में कि ये एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे? मैम तो फिर वो होगी ना, उसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी सही तरीके से, इसलिए। हाँ ठीक है भाई। देखो, जो माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट होते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस में पहले तो आप ये देखें कि होता क्या है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और मसल्स की डिजीज़ है, जिसमें बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जाहिर है कि ये उस एसिटाइलकोलिन की हम बात कर रहे हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर, जो न्यूरोमस्कुलर प्लेट है, बेसिकली आपने पढ़ा था ना सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो आपकी न्यूरोमस्कुलर प्लेट होती है, जो डायरेक्ट आपके न्यूरॉन्स आ रहे हैं प्लेट के ऊपर, और उस प्लेट पे रिसेप्टर निकोटिनिक हैं मसल्स के ऊपर। स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है ये। मसल्स आपके जो हैं वहाँ पर वो निकोटिनिक हैं, रिसेप्टर्स वहाँ निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, और आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है। ये तो पता है ना सबको, हम पहले पढ़ चुके हैं। यस मैम। जी मैम। यस ओके, ठीक है। अगर नहीं तो आप इसको रिवाइज कर लें, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपके पास जो मसल्स होते हैं, वो मसल्स आपके मैं यहाँ ज़रा सिलेक्ट कर लूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये एक डायरेक्ट आपका न्यूरॉन आता है, ये आपकी न्यूरोमस्कुलर प्लेट होती है, और इस न्यूरोमस्कुलर प्लेट पे यहाँ पर निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एसिटाइलकोलिन है। ये एसिटाइलकोलिन बेसिकली माइस्थीनिया ग्रेविस में डेफिशिएंट होना शुरू हो जाता है। जाहिर है कि एसिटाइलकोलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूरोमस्कुलर प्लेट पे मसल्स की मूवमेंट के लिए। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में जब ये एसिटाइलकोलिन अवेलेबल नहीं होता तो मसल्स की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ऐसी सूरत में अगर आप ऐसे पेशेंट्स को
अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी दे दें, क्योंकि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में अभी हमने बात की कि इनकी वजह से जो आपके न्यूरोमस्कुलर प्लेट है वहाँ पर उसकी मज़ीद ब्लॉकेड होती है। तो डेफिनेटली अब अगर आप एक ऐसा एजेंट दे रहे हैं, यानी इनका साइड इफेक्ट है ना अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का, अब अगर आप एक ऐसा एजेंट दे रहे हैं जिसका साइड इफेक्ट ही इस तरह का है और ऑलरेडी उस डिजीज़ में यानी माइस्थीनिया ग्रेविस में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हुआ है, तो फिर वो चीज़ मज़ीद एग्जैगरेट हो जाएगी। इसीलिए ये देखें, ये कह रहे हैं कि पेशेंट विद माइस्थीनिया ग्रेविस आर पर्टिकुलरली एट रिस्क, वो ख़ास तौर पर रिस्क पर होते हैं अगर उनको अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे दिया जाए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ना दें, और इन केस अगर देना पड़ जाए तो फिर हम उनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं और या कैल्शियम ग्लूकोनेट या नियोस्टिग्मीन को एडमिनिस्टर करते हैं। उसका रीज़न ही यही होता है क्योंकि ज़ाहिर है कैल्शियम इन्वॉल्व है स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में या मूवमेंट में, और न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस अगर होता है तो नियोस्टिग्मीन आपने पढ़ा है कि एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर होता है। तो जब ईस्ट्रेज को आप ब्लॉक करेंगे तो एसिटाइलकोलिन के जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से ये जो माइस्थीनिया ग्रेविस में प्रॉब्लम आता है वो चीज़ जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज़ एग्जैगरेट हो जाती है, इसीलिए ये इसका साइड इफेक्ट है न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस, और स्पेशली माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप कोई न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स दे रहे हैं तो उस सूरत में भी आप उसके साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ना दें, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हम देते हैं ना रिलैक्स करने के लिए मसल्स को, तो उस सूरत में भी फिर आपके पास मज़ीद ख़तरा हो सकता है न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस का। उसका यही रीज़न है। मैम एक क्वेश्चन करना है। हाँ बेटे बोलो। मैम वो एक्चुअली आपने जो लास्ट लेक्चर अभी कल अपलोड किया था उसमें हमने टोपोआइसोमेरेज के हवाले से जिक्र किया था। तो उसमें मैम मुझे एक चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, जो टोपोआइसोमेरेज 2 है वो अनकॉइलिंग में हेल्पफुल होता है या सुपर कॉइलिंग में हेल्पफुल होता है डीएनए की? अच्छा, मेरा ख्याल से तुमने शायद लेट ज्वाइन किया, जहाँ तक मुझे लग रहा है। थोड़ी देर पहले ये जी मैम, मैं टोपोआइसो, बस अभी अभी आई हूँ। मैं हाँ बस हाँ, अभी अभी आई हूँ। ये सबसे पहला जो सवाल आया था ना, ये टोपोआइसोमेरेज का था, और अभी मैंने काफी डिटेल में टोपोआइसोमेरेज 1, टोपोआइसोमेरेज 2 और टोपोआइसोमेरेज 4 को ही एक्सप्लेन जी, किया है इसी क्लास तो में। मैं आगे का जस्ट आप मुझे ये चीज कंफर्म बता दें कि ये अनकॉइलिंग में हेल्पफुल है या फिर जो सुपर कॉइलिंग हो रही होती है वो करवा रहा होता है? देखो, सुपर क्वाइलिंग जो है ना, ये बेसिकली सुपर क्वाइलिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन सुपर क्वाइलिंग और अनकॉइलिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। देखो, एक चीज होती है क्वाइलिंग, क्वाइलिंग तो नॉर्मली हो रही होती है डीएनए के अंदर। अब अगर वो सुपर क्वाइलिंग पर हम जाते हैं तो वो नेसेसरी है डीएनए के लिए, ठीक है। इसलिए नेसेसरी होती है क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डीएनए की जो लेंथ है ना, वो इतनी ज़्यादा है कि अगर वो लंबाई वाइज ही रहे, लेंथ वाइज ही रहे, तो वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर पैक नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक नेचुरल फिनोमिना अल्लाह ताला ने रखा हुआ है सुपर क्वाइलिंग का, जिसकी वजह से वो क्वाइल होता चला रहता है। अब क्वाइलिंग के दरमियान में ही थोड़ी सी अनक्वाइलिंग भी ज़रूरी होती है, क्योंकि देखो, ये एक मिनट में ये पिक कर लूँ, ये देखो, अगर ये एक्सेसिव क्वाइलिंग इस तरह से होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, तो इसने इन्हीं डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में से ही क्वाइल करना है। यानी ये देखो, ये इस तरह है ना, वो जो मैंने एक लेक्चर में फिगर डाली थी ना, उसको एक मरतबा जरा देखना गौर से। अब ये जी इस मैम। तरह से जब ये बार बार इस तरह से रोटेट करता है ना, ये इसके अपने स्ट्रक्चर के अंदर से रोटेट कर रहा है, यानी डीएनए के अंदर से। अब ये डीएनए के अंदर से कैसे रोटेट करेगा, उसके लिए आपको यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा डीएनए के स्ट्रैंड को। अब जब डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ ब्रेक होता है ना, तो फिर ये स्ट्रैंड यहाँ आसानी से उसके अंदर से गुजर जाता है, और बाद में फिर ये दोबारा से अटैच हो जाता है, जिसको हम लाइगेशन कहते हैं। तो आपका ये जो टोपोआइसोमेरेज 2 है, जिसको हम डीएनए गायरेज कह रहे हैं, ये बेसिकली आप यूं समझें कि जो सुपर क्वाइल्ड हो जाता है ना डीएनए, ये उसको रिलैक्स करवा रहा है, आप यूं समझें। मतलब मैं इसको प्रॉपरली ये भी नहीं कहूंगी कि ये समझ गई। अनकॉइलिंग करवा रहा है,
और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये उसकी सुपर कॉइलिंग करवा रहा है। बेसिकली मैम ये लाइगेशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि लाइगेशन नहीं होती तो फिर डीएनए स्ट्रैंड आपस में जुड़ ही नहीं सकते। हाँ, बस मैं ये कहूंगी कि ये जो डीएनए गायरेज है ना, ये सुपर कॉइलिंग की रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व है, यूं समझो, क्योंकि वरना ये इतनी अजीबो गरीब किस्म की सुपर कॉइलिंग होगी ना कि वो फिर उसका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह सकेगा। तो उसको एक वक्त पे आपको रिलैक्स भी करना है, और रिलैक्स करने के लिए उसका ब्रेक जरूरी है दरमियान में। और फिर ब्रेक और लाइगेशन ये दोनों टोपो आइसोमरेज थ्रू करवा रहा है, जिसको हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं। जी मैम ठीक है। ओके बेटा, सही है। और बच्चों और कोई क्वेश्चन है? मैम कोलैटरल डैमेज भी एक दफा बता दें। हाँ, कोलैटरल डैमेज हम लोगों ने पहले सेफेलोस्पोरिन में भी डिस्कस किया था। एक्चुअली कोलैटरल डैमेज का मतलब होता है कि इंडक्शन, एक अजीब तरह की रेजिस्टेंस की इंडक्शन भी करवाना और फिर उस रेजिस्टेंस को मेंटेन भी करना। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि आपके बैक्टीरियाज जो होते हैं वो किसी भी ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। समटाइम ड्रग खुद इस तरह के पैटर्न इंड्यूस करवा देती हैं, जैसे कि सेफेलोस्पोरिन में या हमने ये फ्लोरोक्विनोलोन्स में पढ़ा है, वो खुद ही इंडक्शन करवाते हैं और खुद ही फिर उस रेजिस्टेंस को उनकी मेंटेनेंस में हेल्प आउट करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये एजेंट कोलैटरल डैमेज करवा सकते हैं, यानी एक न्यू टाइप या वियर्ड टाइप ऑफ पैटर्न जो है रेजिस्टेंस का, उसकी इंडक्शन में हेल्पफुल ये एजेंट खुद ही हो सकते हैं या इंडक्शन करवा यानी कि सकते हैं। मैम ये पहले बैक्टीरिया में जा रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं, और उसके बाद उन्हीं के अंदर रेजिस्टेंस खुद ही डेवलप कर रहे हैं। हाँ, उसमें इंडक्शन रेजिस्टेंस जो है ना, उसकी इंडक्शन करवाने में ये इन्वॉल्व है। तो और इंडक्शन ओके। भी मतलब जरा डिफरेंट टाइप की, क्योंकि देखो बाकी जो हमने इंडक्शंस पढ़ी हैं वो रेजिस्टेंस जो पढ़ी हैं, सॉरी, वो एक जनरल मेथड्स होते हैं ना, कि जी अल्ट्रेशंस हो गई या ई फ्लक्स हो गया, जनरल मैकेनिज्म। लेकिन अगर कोई एक स्पेसिफिक जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इंडक्शन करवा रहे हैं रेजिस्टेंस की, जैसे सेफेलोस्पोरिन है, बीटा लैक्टेम उनका भी स्ट्रक्चर है और बीटा लैक्टमेज एंजाइम से पर्टिकुलरली कोई रेजिस्टेंस हो रही है, तो फिर हम कहते हैं कि ये कोलैटरल डैमेज हो रहा है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया? थर्ड ईयर, मेरी आवाज आ रही है?